हेलो, हाय, माय सेल्फ सौरभ शर्मा। मैं एसबीआई में एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर काम करता हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि किस तरह मॉक अटेम्प्ट करनी चाहिए। देखिए, मॉक अटेम्प्ट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, बट जो मैंने तरीका फॉलो किया उससे मैंने एसबीआई पीओ क्लियर किया है, आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है, आरआरबी पीओ क्लियर किया है, आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है और आरआरबी क्लर्क क्लियर किया है। एसबीआई क्लर्क इसलिए नहीं कर पाया था क्योंकि 1 जनवरी को रिजल्ट आया और उसके बाद 1 जनवरी को आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया और उसके बाद मैंने एसबीआई क्लर्क जो प्री था वो देना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं समझा। उसके बाद सबसे पहले ऐसा होता है कि अगर आपको कोई मॉक अटेम्प्ट करना है या फिर कोई पेपर, मतलब जब भी आप पेपर देने जाते हो सबसे पहले ध्यान रखिए आपको पता होना चाहिए पेपर में क्या क्या हुआ है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके अंडर सर्कल में आ रही है कि आप कौन कौन चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को ये पता होता है कि आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चे की कोई चीज़ स्ट्रेंथ होती है, कोई चीज़ वीकनेस होती है। तो इसलिए सबसे पहले ऐसा कीजिए कि आप 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर ये देख लीजिए मॉक में क्या क्या हुआ है, पेपर में क्या क्या हुआ है। उससे पता लग जाएगा कि आपको कि क्या चीज़ आपको सोल्व करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और दूसरी चीज़ कि जैसे ही आपने किया, मतलब आप कोई चीज़ सोल्व कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट बार में आप पेपर देख रहे हैं, तो पेपर देखते टाइम ऐसा कीजिए कि जो भी जैसे वन लाइनर होते हैं या फिर कोई एरर डिटेक्शन है या फिर कोई, मतलब जैसे वन लाइनर है, किसी टाइप का फिलर है या फिर जैसे वन लाइनर आते हैं इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वांट्स में, रीज़निंग में सिलॉक्स आते हैं या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है, तो ये सोल्व कर लीजिए। उससे क्या हुआ कि मतलब आप पेपर भी देखते जा रहे हैं और उसके साथ आपके जो मतलब पेपर अटेम्प्ट भी करते जा रहे हैं। इससे ये नहीं लगेगा कि आप जो पेपर देख रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि जैसे आपने देख लिया पेपर में क्या है कि जैसे आपके सामने कोई पज़ल आया या फिर कोई आरसी आया, कोई डीआई आया या फिर कोई पज़ल आया, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। जैसे मुझे पता होता था कि 1 नंबर पे अगर कोई क्वेश्चन पज़ल है, तो वो 5 नंबर पे जाके ही रुकेगा क्योंकि एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैं जैसे 5 पे गया और वो सेम पज़ल है तो मैं 6 नंबर पे चला जाया करता था। जिससे क्या होता था कि जैसे मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्लिक करने का जो टाइम है वो बच जाता है। और पेपर में आप लोगों को सभी को पता होता है कि अपन को 1-1 सेकंड बहुत ज़रूरी होता है। उसमें जैसे आपने वन लाइनर अटेम्प्ट कर लिया, अब उसके बाद देखिए कि आप दोबारा जब सब उस पे आए 1 नंबर क्वेश्चन पे, तो आपने फिर स्टार्ट किया कि मैं मुझे क्या-क्या क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जैसे आपके सामने पज़ल आया, आपने पज़ल सॉल्व किया। आपके सामने आरसी आया, आरसी सॉल्व किया। कोई पैराजंबल आया, वो सॉल्व किया। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आया, मतलब आपने सॉल्व कर दिया। ओके। कई बार ऐसा होता है कि अपन ने पज़ल पढ़ लिया, अपन ने लिख लिया उसकी कंडीशंस और मतलब अपन पज़ल बना रहे हैं, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि जब भी आप पेपर में दे रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम रखिए कि भाई मैं 2 से 3 मिनट ये सॉल्व करूँगा, क्योंकि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा अगर मैं सॉल्व करूँगा, तो मेरा टाइम खराब हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन जो मुझे आते हैं, वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। तो जो पेज पे आपने कंटेंट लिखा है, जिस पज़ल का है, आरसी का है, किसी भी चीज़ का है, तो वो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चले जाइए। उससे क्या होगा कि आपके पास जब भी जैसे ही आपका एक सेक्शन खत्म होने वाला है, उस टाइम आपके पास अगर 2 से 3 मिनट बच रहे हैं, तो आप उस दोबारा क्वेश्चन पे आके सॉल्व कर सकते हैं। जिस टाइम आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने जो पहले चीज़ें की थी, उससे मतलब आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरह जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाए, वो कीजिए। और मॉक का एनालिसिस सबसे मैटर करता है। प्रॉपर मतलब प्रॉपर मॉक का एनालिसिस के लिए आप वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर मॉक का एनालिसिस की वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख बताइए, तो मैं आपके एक-एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। जो-जो डाउट्स हैं वो सब बताइए। थैंक यू सो मच।